हम्म। अब ये तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लॉस फॉर एडिशन ऑफ अच्छा वेक्टर्स। देखो, इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे कि फिजिक्स में हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं? नेचर्स के लॉ की। सबसे पहले हमें नेचर्स के लॉ को डिफाइन करना है, और नेचर्स को लॉ को हमें डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज। हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को हमने बोला स्केलर, दूसरे को बोला वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थी जिनका मैग्नीट्यूड था और उनको हम सिंपली ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थी जिनका मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, और जो वेक्टर के लॉ को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। फिर वहां पर लिखवाया था कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, उनको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लॉज ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ती है। यस। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी, नहीं डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? बी, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों वेक्टर बीच में एंगल कितना था? 0 डिग्री था। यस सर। यस सर। फिर वहां मैंने बोला था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। 90 डिग्री। फिर वहां मैंने क्या बोला था कि अगर एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास यहां पे क्या है? बी है, बताओ इनके बीच में एंगल कितना था? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा, अभी हम लोग केवल एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन वो सब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, जब हम 10th में आते हैं, 9th 10th 11th में आते हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है उसको हम रिजल्टेंट बोलते, नहीं बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर? यस। अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो एक तो डिपेंड करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे या डायरेक्शन से, और नहीं, यानी दूसरी चीज दोनों पे डिपेंड करता है। जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा या जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डिपेंड करेगा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, और साथ में डिपेंड करेगा दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे। मैंने क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाली थी ना लास्ट क्लास में। यस सर। उन्होंने रिवाइज किया, नहीं रिवाइज किया उसमें? हाँ, किया ना सर। तो उसमें अपन ने ये चीज मेंशन करी थी कि नहीं मेंशन करी थी कि अगर हम वेक्टर्स को देखो, स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने के वहां पे क्या थे? कुछ लॉस थे। अभी हम लॉस भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूं। और मैंने क्या बोला कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, आंसर मेरा क्या आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा एक तो मैग्नीट्यूड पे, दूसरा डिपेंड करेगा एंगल। अच्छा, मैग्नीट्यूड को हम सिंपली अल्फाबेट से डिनोट करते, नहीं डिनोट करते? यस सर, करते। अब देखो, इन तीनों डायग्राम में बोल रहा हूं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लो 4 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, या ऐसा करो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है। लेकिन ये भी मैंने लिखवाया था, सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी ऐड होगी कि नहीं ऐड होगी? मास के साथ अगर मास ऐड होता है तो वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड होगी। यस। तो मान लो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है,
अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, या हो सकता है आज ही हम पहुंच जाए यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक 8 न्यूटन का है, दूसरा 6 न्यूटन का है। अब बताओ, मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था? मैंने फॉर्मूला वहां पे लिखवाया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो जब भी इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या था? मैक्सिमम। a प्लस बी था, मैक्सिमम था। अच्छा, एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो मैंने बोला था वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे हम लोग Square डिस्कस plus करेंगे b. कि अंडर रूट होता क्या है। अभी केवल फॉर्मूला याद रखो। और तीसरा फॉर्मूला में रिजल्ट मैंने क्या लिखवाया था? अगर एंगल 180 होगा, अगर एंगल 180 होगा तो हम बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Minus. अच्छा, अब इन रिजल्ट को यूज करके बताओ फर्स्ट केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट केस में जो रिजल्टेंट आएगा सी, ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, तो बताओ ये 14 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? Yes sir. होगा. यस सर। होगा. अच्छा, सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में होगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा स्क्वायर सबको आता ही नहीं आता, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. 6 का स्क्वायर 36. और इसको इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, अंडर रूट 100, इतना लिख के छोड़ दोगे कोई गलत नहीं है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी फर्दर वो आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथ्स में। अच्छा, थर्ड केस में हम क्या बोलेंगे? थर्ड केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8 माइनस 6 2। 8 माइनस 6 2। चलो, इतना याद आया कि नहीं आया सबको? यस सर। अच्छा, ये भी मैंने बोला था कि आया. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, वो कहां से कहां तक आएगा? वो a प्लस बी से लेके a माइनस बी तक आएगा। बताओ इतना रिजल्ट याद है कि नहीं याद है सबको? यस सर। यहीं तक हमने डिस्कस किया नहीं? डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? Yes sir. यस सर। ठीक है, अभी यहीं तक किया है कि नहीं किया अपन ने लास्ट क्लास में? Yes. सर। Yes sir. अच्छा, जैसे मानो मैंने तुमसे बोला कि एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, Yes. दूसरा वेक्टर है 30 न्यूटन का। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा। बताओ रिजल्टेंट कहां से कहां तक वेरी करे? 10 प्लस 30 and to 10 minus 30. 10 plus आप b. ऐसा बोल सकते हैं 20 न्यूटन से लेके 20 न्यूटन to 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। अच्छा ध्यान है, इसमें वैल्यूज इंक्लूडेड है, 20 भी इंक्लूडेड है, 40 भी इंक्लूडेड है, लेकिन 20 से 40 के बीच में कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 और 30 को हमने ऐड किया और रिजल्ट हमें 35 मिल गया। बताओ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। है ना पॉसिबल इतना? यस सर। Yes sir. देखो ये सबको, देखो ये सबको समझ में नहीं समझ में आया? देखो तुम लोग जो अपनी स्कूल की बुक खोलोगे, स्कूल की बुक में ये सब चीज नहीं दी होती, लेकिन अब तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को अगर ऐड करना है तो हमें उन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या चाहिए होगा? एंगल एंड मैग्नीट्यूड। अगर एंगल नहीं मालूम है तो हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन अगर एंगल दे दिया गया है
तो हम एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. लिखो, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, 2 क्वेश्चन करते हैं इस पर, रुको। जो भी अपन ने थ्योरी पढ़ी है ना, उस पर लिखो यार, 2 क्वेश्चन करके देखो यार, सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये चीज। तुम लोगों ने रिवाइज किससे किया था? अरे तुम लोगों को तो पूछ रहा हूँ, तुम लोगों ने रिवीजन जब किया था तो रिवीजन किस बुक से किया था? मॉड्यूल से किया था, अपनी बुक से किया था, किससे किया था? कि किया ही नहीं किसी ने? मॉड्यूल से। मॉड्यूल मॉड्यूल चलो क्वेश्चन लिखो जरा वहां पे। पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, व्हेन 2 वेक्टर्स A and B। सर रिपीट प्लीज। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखो वहां पे, व्हेन 2 वेक्टर्स A and B, when 2 vectors A and B। बताओ, वेक्टर को ऐसे लिखते नहीं लिखते हैं हम लोग? Yes, sir. तो मैंने क्या बोला, when 2 vectors A and B of magnitude। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल a है और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल b है, तो स्मॉल a स्मॉल b क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड। अब क्या लिखवाया मैंने वहां पे, व्हेन 2 वेक्टर्स A and B ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल a and स्मॉल b are added, the magnitude of the resultant vector is always, when 2 vectors A and B of magnitude small a and small b are added, then the magnitude of the resultant vector is, always। अब 4 ऑप्शन लिखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 में से कोई एक आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन लिखो वहां पे, इक्वल टू A प्लस बी। पहले लिख लेना फिर आंसर बोलना। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है? पहले ऑप्शन में बोल रहा है इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी। सेकेंड में क्या बोल रहा है? लेस देन A प्लस बी। थर्ड में लिखो वहां पे, ग्रेटर देन A प्लस बी। ग्रेटर देन A प्लस बी। और लास्ट ऑप्शन दिया है नॉट ग्रेटर देन A प्लस बी, नॉट ग्रेटर देन A प्लस बी। अब बताना है हमें कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने बोला when 2 vectors A and B of magnitude A and B are added, then the magnitude of the resultant vector is always, then the magnitude of resultant vector is always। अब बताना है जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? Option 4 सही है, not लेस देन A प्लस बी। लेस देन A प्लस बी। अबे फिर से पढ़ो जरा। ये बताओ मुझे, अगर 4 और 3 को ऐड करोगे तो रिजल्ट कहां से कहां तक आता है? 1 to 7। बताओ, हमेशा 7 बनेगा क्या?
सर फोर्थ नंबर का है। गलत। हमेशा देखो ऑलवेज वर्ड यूज किया है, तो हमेशा a प्लस बी से कम होगा क्या? नहीं, 7 भी बनता ही नहीं बनता है, गलत। तो ये भी रॉन्ग। आंसर अच्छा, a प्लस बी से ज्यादा होता है क्या? नहीं। सर लेकिन ऑप्शन राइट Fourth नॉट number ग्रेटर देन a प्लस बी, ये सही है कि नहीं सही है? सही है। सही है। सही है सर। भाई a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आया कि नहीं समझ में? यस। वैसे अगर देखोगे तो ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, और एक आंध्रा में होता है एग्जाम EMCET, पहले होता था वहां पे CET टाइप का एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग का, तो उसका ये क्वेश्चन है। तो समझ में आया नहीं समझ में आया सबको? समझ में जी आया सर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वहां पे। हाँ ठीक है, फॉर्मूला लिखवाया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में ना, तो लिखो वहां पे इफ अ वेक्टर ए, किसी वेक्टर ए को हम ऐसे डिनोट करते ही नहीं डिनोट करते हैं, यस सर। तो क्या बोल रहा है? इफ अ Yes. वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड ए, तो इसका मैग्नीट्यूड ए है। If a vector A has magnitude A and n cap is a unit vector, याद है कि नहीं याद है लास्ट क्लास में कि n cap को हमने एक यूनिट वेक्टर बोला था? यस सर। यूनिट वेक्टर कितने थे? 3। 3 यूनिट वेक्टर थे कि नहीं थे? यस सर। यस। एक हमारा i कैप था, दूसरा j कैप था, तीसरा k कैप था। यस। याद है कि नहीं याद है इतना? याद है सर। यस। हाँ, तो लिखो अब वहां पे इफ अ वेक्टर a हैज मैग्नीट्यूड a एंड n कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, n कैप जो यूनिट वेक्टर था वो a के डायरेक्शन में था कि नहीं था? यस। जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए होता था उसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करते थे, तो वहां पे बोल रहा है इफ अ वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड ए एंड n कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अब बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन में बोल रहा है ए, जो सेकंड ऑप्शन है जो थर्ड फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या है? है, तो भाई चारों ऑप्शन लिख लेने दो पहले। नेक्स्ट ऑप्शन है और जो फोर्थ ऑप्शन है सर फोर्थ ऑप्शन। Option. ऑप्शन 4। फोर्थ ऑप्शन। ए वेक्टर। फोर्थ ऑप्शन। अरे तुम लोग पढ़ते ही नहीं होते। मैंने क्या बोला ऐसा मैंने पूछा क्या? फोर्थ ऑप्शन है सर। फोर्थ ऑप्शन। तुम तो सही मेरे को, मैंने तुमसे ये पूछा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ ऑप्शन है सर आंसर। अरे आंसर फोर्थ ऑप्शन। गलत है। अब सुन मेरी बात, मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने तुमसे ऐसा पूछा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ऐसा पूछा क्या मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। इज और आर में डिफरेंस होता है? यस सर। चलो बोलो। सर सेकंड डे। अरे तो सुन, स्कूल इंग्लिश मीडियम है कि नहीं तुम लोगों का? यस सर है। हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है। तो बताओ, मैं अगर तुमसे 2 सेंटेंस बोलता हूं, मैं अगर तुमसे पूछता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, या फिर मैं बोलता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट,
तो दोनों में डिफरेंस है या सिमिलरिटी? सेम है दोनों? डिफरेंस है। सर डिफरेंस है, डिफरेंस इसमें एक ही करेक्ट है, आर में 2-3 करेक्ट है, आर में एक से इस एक से ज्यादा। फोर्थ। जब मैं तुमसे बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इसका मतलब कि एक सही हो। लेकिन मैं अगर तुमसे बोल रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा सही हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिंगल चॉइस का नहीं है। इस क्वेश्चन के एक से फर्स्ट एंड फोर्थ सर, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ सर, चलो बोलो, देख क्या था? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ सर। फर्स्ट एंड फोर्थ और कोई बोलो। सर। लो, चारों ऑप्शन सही हैं। अब देखो क्यों। ये बताओ, मैथ्स में अगर कभी ऐसा लिखा होता है y इक्वल्स टू 2x, तो इसको हम y बाई 2 इक्वल्स टू x नहीं लिख सकते क्या? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही बनेगा कि नहीं बनेगा, y इक्वल्स टू 2x। यस सर। यस सर। इतना सबने मैथ्स में पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? हाँ सर। यस। अब मैंने तुमसे लास्ट क्लास में लिखवाया था कि किसी भी वेक्टर को लिखने का फॉर्मूला था उसका मैग्नीट्यूड, साथ में उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो बताओ ये ऑप्शन तो सही है कि नहीं है? है सर। यस सर। भाई वेक्टर ए को हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए को हम लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब बताओ, ये जो ए है इसको अगर हम नीचे लेके आ जाएं तो हम ऐसे नीचे नहीं ला सकते क्या? आ सकते सर। ला सकते ला हैं सर। सकते हैं। तो ला सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ? सही हुआ। अच्छा, एन कैप को भी हम नीचे ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? यस सर। आ सकते हैं। तो ये भी ला सही हुआ। तो ये भी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? यस सर। ये हुआ। अब लास्ट Yes, क्लास sir. में मैंने लिखवाया था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका सिंबल या तो हम सिंपली अल्फाबेट लेते हैं या फिर वेक्टर के आगे मॉड का साइन लगाते हैं। ऐसा याद है कि नहीं याद है? याद है। याद है। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो या तो हम सिंपली अल्फाबेट लिख दें या फिर वेक्टर के आगे मॉड लगा दें। बताओ ये दोनों सिंबल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते ही नहीं रिप्रेजेंट करते? बताओ ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है? सेम है। और Same है। सेम डिवाइड करने पे 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ये अगर 2/2 होता है तो 1 आता ही नहीं आता। तो ये भी सेम चीज है और ये भी सेम चीज है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? यस सर। सही हुआ सर। तो ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल। देखो अभी तो तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, अभी तो तुमने सॉल्व ही नहीं किए होंगे। लेकिन अब ये ध्यान रखना है, जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो वहां पे सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका केवल एक आंसर होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे मोर देन 1 आंसर होता है, लेकिन वहां मेंशन करता है कि ये क्वेश्चन मोर देन 1 का है और ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस का है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? यस सर। आ गया ना इतना समझ में? यस सर। यस सर। चलो चलो क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, रब करो इतना। करूँ सर। चलो क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 8 न्यूटन। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 8 न्यूटन। तो ये फोर्स की बात कर रहा है। कैन बी अप्लाइड टुगेदर
a force of 6 Newton and another of 8 Newton can be applied together, can be applied together, can be applied together to produce the effect, to produce the effect of a single force. क्वेश्चन लिखा सबने? A force of 6 Newton and another of 8 Newton. A force of 6 Newton and another of 8 Newton can be applied together, can be applied together to produce the effect, to produce the effect of a single force, to produce the effect, to produce the effect of a single force of. अब 4 ऑप्शन दिए, यानी किसी बॉडी पे हम 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब पहला ऑप्शन दिया है 1 न्यूटन, जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है 1 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन दिया है 11 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन दिया है 15 न्यूटन और लास्ट दिया है 20 न्यूटन। क्वेश्चन सबने लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। लिखा सर। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ पहले तो मुझे? यस। A force of 6 Newton and another of 8 Newton can be applied together to produce the effect of a single force. सर दोनों को ऐड करना है। ऐड करना। अच्छा, मैंने वर्ड यूज किया है अफेक्ट। दो होते ही नहीं होते इफेक्ट भी, एक होता है EFFECT और एक होता है AFFECT। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? तुम लोगों तो पूछ रहा हूं, तुम लोग का इंग्लिश मीडियम है ना स्कूल, मैं पूछ रहा हूँ EFFECT। सर एक इफेक्ट करता है और एक अफेक्ट पर इफेक्ट पड़ता है। एक इफेक्ट करता है और अफेक्ट पर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछता हूं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ई या ए? ए। गधे, फिर से सुन, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी पे टेम्परेचर का अफेक्ट। तो ई यूज करेंगे, ए यूज करेंगे? ई। अफेक्ट का मतलब प्रभाव, यही बोलते नहीं बोलते हम लोग हिंदी में? हाँ सर। मैं अगर बोल रहा हूं, जैसे हम बोल रहे हैं कि साउंड जब चलता है, जब हम कुछ बोलते हैं तो साउंड की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो अगर मैं कभी ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूं कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो EFFECT है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, मैं अगर कभी ऐसा बोलता हूं कि माई फीलिंग्स आर अफेक्टेड बाय, तो फिर वहां पे कौन सा यूज कर रहे होंगे? AFFECT। ए। तो ए कब यूज, यानी ए क्या बताता है? अपने में कुछ अफेक्ट मतलब चेंज लाता है उसमें। हाँ, और इफेक्ट मतलब दूसरे पे कुछ परिणाम होता है, दूसरे पे कुछ चेंज लाता है थोड़ा सा। तो याद रखना ये सब चीजें। रिजल्ट पता चलता है, क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो। जिसके वजह से रिजल्ट पता चलता है। हाँ, अब ऐसे जैसे अपन वर्ड यूज करते हैं THEN, THAN, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक कंपेयर करते और एक को हम लोग कौन सा कंपेयर करते हैं?
के लिए यूज करते देन। THN किसके लिए यूज करते हैं? कंपेयरिंग के लिए। टू कंपेयर। और इस देन का मतलब क्या होता है? उसके बाद बाद में। क्या होगा? जनरली में जब वर्ड यूज करना होता है बाद में, तो फिर हम THN यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं वर्ड, है ना। वो एक ऑक्सफोर्ड की क्या आती है जिसमें दिए थे ना, ऐसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं। अब बताओ इसका मतलब क्या है? अगर हम 6 न्यूटन और 8 न्यूटन को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कहां से कहां जा सकता है? 2 न्यूटन 10 to 2 14 से न्यूटन 14 तक 40 न्यूटन 14 तक। 2 न्यूटन से 14 तक, यानी 6 और 8 को ऐड करने पे 2 से 14 तक बनेगा। 1 कभी बनेगा क्या? नहीं सर। नहीं। 11 बन सकता है ही नहीं बन सकता है? बन सकता है। बन सकता है। 15 नो सर। नहीं नहीं, कि 15 ग्रेटर देन 14 है। 20 ग्रेटर देन 14 ग्रेटर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 11 है। ग्रेटर देन 4। क्या ग्रेटर देन क्या बोल रहा है? अबे जब 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 11 न्यूटन बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि हमारी एक रेंज है, 2 से लेके 14 तक कुछ भी आ सकता है, तो 11 उसके बीच की डिजिट है, तो ये सही आंसर है वहां पर। लिख लिया इतना? हाँ यस सर। अब इसका हम उल्टा क्वेश्चन करते हैं। रब कर दें इसको। यस सर तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब हम इसका उल्टा करते हैं। अब उल्टा क्वेश्चन लिखो वहां पे क्या है। आउट ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्टेंट ऑफ विच the resultant of which cannot be 4 Newton. Out of the following, the resultant of which cannot be 4 Newton. Out of the following, the resultant of which cannot be 4 Newton. यानी इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बताना है किसको ऐड करने पे 4 नहीं बन पाएगा। पहला लिखो वहां पे 2 न्यूटन कॉमा 2 न्यूटन, फिर दिया है 2 न्यूटन कॉमा 4 न्यूटन, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 2 न्यूटन कॉमा 6 न्यूटन, और फिर दिया है 2 न्यूटन कॉमा 8 न्यूटन। हमें क्या चाहिए? हमें रिजल्टेंट चाहिए 4 ना। यस सर लास्ट वाला इनकरेक्ट है लास्ट वाला इनकरेक्ट है सर। सर 2 न्यूटन 8 न्यूटन इज इनकरेक्ट। द लास्ट इज द आंसर। लास्ट बताओ इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आंसर कहां से कहां तक जाएगा? आंसर 0 से 4 न्यूटन तक 4 न्यूटन तक 0 से जाएगा। 4 न्यूटन तक जाएगा। ये तो सही है। अच्छा 2 और 4 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 2 न्यूटन से लेके 6 न्यूटन इसके बीच में 4 आएगा, तो ये भी सही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 6, 4 न्यूटन तुम टू बोलोगे 8 4 न्यूटन से 4 लेके, न्यूटन टू 8 न्यूटन न्यूटन। ये भी सही है कि नहीं सही है? सही है। अब बताओ यहाँ पे 2 और 8 को ऐड करोगे तो 6 न्यूटन से लेके आंसर हमारा कहां तक जाएगा? 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो ये 4 कभी दे पाएगा क्या? नहीं सर और हमें वही सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है एक्चुअली। बोलो इतना आया कि नहीं है समझ में? यस सर आया। आया सर। चलो एक क्वेश्चन और लिखो जरा। लिखो यहाँ पे टू गेट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर पाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व?
चलो रहने दो, तुमने पूरा पढ़ा नहीं एक्चुअली। सब लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है क्या स्क्वायर रूट लेना? अभी यस सर। सबने, सबकी बात कर रहा हूँ, ये पढ़ाना सबने। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, सेम क्वेश्चन है पर तुम लोग बता पाओगे कि क्या सही है कि नहीं सही। देखो वहां पे 2 forces of 4 डायन एंड 3 डायन। जिस तरह से फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है उसी तरह से सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डायन होती है। तो आगे हम बात करेंगे सिस्टम की भी वहां पर। तो हमारे पास 2 फोर्स हैं, एक है 4 डायन, और डायन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। और जो रूल है वो होता है हमेशा हम स्मॉल में स्टार्ट करते हैं, और अगर हमें केवल रिप्रेजेंट करना है डायन को डी से तो फिर वो कैपिटल यूज किया जाता है। आगे हम इन रूल्स की बात करेंगे वहां पर। अगर साइंटिस्ट का पूरा नाम लिख रहे हो, अगर तुम लिख रहे हो कभी वहां पे 4 न्यूटन, तो साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, तो वो पूरा स्मॉल में लिखा जाता है। और अगर कैपिटल में लिखना है तो केवल एन लिखें। समझ में आया इतना? यस सर। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? 2 forces of 4 डायन एंड 3 डायन एक्ट अपॉन अ बॉडी। ये दोनों ही फोर्स 4 डायन और 3 डायन किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? 2 forces 4 डायन एंड 3 डायन। 2 forces 4 डायन एंड 3 डायन act upon a body. Act upon a body. The resultant force on the body. The resultant force on the body can only be. The resultant force on the body. The resultant force on the body can only be. The resultant force on the body can only be. पहला ऑप्शन लिखो वहां पे, मोर देन 3 डायन। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिखो मोर देन 3 डायन। सेकंड लिखो वहां पे more than 4 डायन। more than 3 डायन, more than 4 डायन। फिर लिखो वहां पे between 3 and 4 डायन। between 3 and 4 डायन। और लास्ट में लिखो between 1 and 7 डायन। सर लास्ट ऑप्शन है सर लास्ट 1 डायन टू between 1 डायन। Between 1 and 7. D is correct. सर लास्ट इज करेक्ट। The last. लास्ट में क्या था? 1 से 7। between 1 डायन and 7 डायन। 7 डायन। 1 dian and 7 dian. चलो इतना सबको समझ में आएगी? समझ में आया? यस सर। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टर्म डिफाइन करें ना, अभी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पर। हमने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी होती कि नहीं होती? आगे जब जाओगे तो हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। प्रेशर पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, इंपल्स पढ़ेंगे, स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ईएमएफ, ये सब टर्म पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी हम जो बेसिकली अब टर्म जिसकी बात करने जा रहे हैं वो लिखो वहां पे डिस्टेंस और दूसरा लिखो वहां पे डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट टर्म किसकी बात करने जा रहे हैं यहाँ पे? नेक्स्ट हम किसकी बात करने जा रहे हैं? यहाँ पे बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा, इसका मेरे पास वीडियो है, तो मैं तुम लोग को वीडियो भेजूंगा देखने के लिए इसका। लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में इसका क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन भी। and obeys laws of vector. Follow the laws of अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो वहां से वो चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो, जैसे इमेजिन करो कि ये तुम्हारा एक सर्कुलर पार्क है, एक पार्क है, और ये पार्क हमारा कैसा है, सर्कुलर है। तो जो भी पार्क है, पार्क हमारा सर्कुलर है और सर्कुलर पार्क का रेडियस आर है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर मैं बोल रहा हूं कि सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क का रेडियस आर है, अब यहां कहीं हमारा एक पर्सन है, इस पॉइंट पे एक पर्सन है, और पर्सन इस तरह से चलना स्टार्ट करता है। यानी पर्सन इस सर्कुलर ट्रैक पे कैसे चल रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। पर्सन ने चलना स्टार्ट किया ए से, और कुछ टाइम बाद पर्सन ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया। अब बताओ, सर्कल का ए का ऑपोजिट पॉइंट बी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। तो इसको ऑपोजिट पॉइंट को मैंने बी बोला। लेकिन तो अगर कभी सर्कल ये है, मान लो सर्कल ये है, यहां पे एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी लें, तो ये ऑपोजिट पॉइंट है क्या? नहीं। No, sir. तो ए और बी, जो बी है वो ए का ऑपोजिट पॉइंट है कि नहीं? Hey, sir. अब होता क्या है, ये हो गया तुम्हारा सर्कल का सेंटर, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। और इतना याद होगा कि जब हम ए से बी को ज्वाइन करते हैं, ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइन ज्वाइन करी है, इस लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। ये सुना है कि नहीं सुना है, डायमीटर? सुना है। Yes, sir. तो डायमीटर क्या है? सर, जो दो पॉइंट्स के बीच में जो कौन से दो Sir, पॉइंट? ए एंड बी। Opposite points के बीच में Opposite length point. होता है वो. Two हाँ, opposite points of a circle. जो ऑपोजिट पॉइंट्स को Opposite ज्वाइन करने points. लाइन The उसको line डायमीटर between two बोलते हैं। points of a circle. अच्छा, आर अगर रेडियस होता है तो ये लिख लेना, डायमीटर जो रहता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। Yes, sir. तो डायमीटर जो है वो 2r होता है वहां पे। अच्छा, पर्सन ए पे था, पर्सन कहां पहुंच गया, बी पे। बताओ, पर्सन सर्कल के अलोंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? Yes, sir. चल रहा है। यस अब सर। अच्छा, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक सी भी मान लो, पर्सन सी से होता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. जाएगा। डिस्टेंस को हम क्या डिफाइन करते हैं? तो डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। इसको हम डिफाइन करते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। जो भी पाथ की टोटल लेंथ होगी उसी को वहां पे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लिख लो जिसको नहीं मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
It is the shortest distance between initial and final point. Between initial and final point. अच्छा, अब यहां पे लिखो जरा, यहां पे डिस्टेंस का मतलब क्या है बताओ? यहां पे डिस्टेंस का मतलब ए सी बी है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बताओ यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं? है सर। है सर। यही है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ए बी। यस सर। इतना समझ में समझ में? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, तो ध्यान है इसका डायरेक्शन हमेशा होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ध्यान रखना ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है और बताओ ये फाइनल पॉइंट है कि नहीं है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन शो करेंगे इसका। ओके सर। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यस सर। इतना सबको क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा सर क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो तुम बोलोगे आंसर मेरा क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करोगे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताओ 2r हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तब ध्यान ना, जब भी हम सर्कल के अलोंग चलते हैं और जब हम एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो ये जो पूरा डिस्टेंस आता है, देखो सबने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, वो होता है 2πr। यस सर। यस सर। सरकमफरेंस। 2πr जो रहता है वो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है। पाई कांस्टेंट होता है और पाई की वैल्यू लिख लो वहां पे 22/7। 7 और 3.1। बताओ सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक? पढ़ा है। पढ़ा। कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं मालूम ये चीज? नो सर। जब भी हम सर्कल पे सरकमफेरेंस के अलोंग चलते हैं तो जो टोटल लेंथ मिलती है वो 2πr मिलती है। पाई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 22/7। अब बताओ जब हम कंप्लीट चलेंगे तो 2πr चलेंगे। अब बताओ ये पर्सन कंप्लीट चला है क्या? नहीं, पर्सन आधा चला है। तो 2πr डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दो, πr होगा कि नहीं होगा? πr। हाँ सर। अच्छा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और मैंने क्या होता है स्केलर क्वांटिटीज हमेशा ज्यादातर केस में पॉजिटिव होती है, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? तुम लोग देख के बताओ भाई। राइट की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा। बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। एरो का हेड देखो तुम, और लेफ्ट की ओर हुआ तो नेगेटिव हुआ कि नहीं नेगेटिव हुआ? यस सर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों चीजें हो सकती है। अच्छा, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? नहीं। नहीं। अच्छा, कौन सी चीज ज्यादा होगी? डिस्टेंस। बताओ इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? यानी हम ऐसा बोल रहे हैं अभी कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं अभी हम लोग? बोल रहे। अच्छा, अब देखो फिर से डायग्राम देखो, ये ग्राउंड है। अब देखो यहाँ पे ग्राउंड पे एक पर्सन खड़ा हुआ है।
और ये पर्सन चलना स्टार्ट करता है और चलते हुए पर्सन यहां कहीं पहुंच जाता है, और पर्सन कितना चलता है? पर्सन चलता है x, कुछ भी चला होगा, x का मतलब 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी चला होगा। तो पर्सन कहां पे था? पर्सन था A पे, कुछ टाइम बाद पर्सन B पहुंच गया। लेकिन पर्सन कैसा चला? पर्सन स्ट्रेट चला। बताओ, कई बार हम स्ट्रेट चलते ही नहीं चलते रोड पे, चलते। और कई बार हम लोग ऐसे घूमते हुए जाते हैं। यस सर। यस सर। नहीं, कई बार ऐसा होता नहीं था कि रोड पे हम ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे चले गए, कभी ऐसे चले गए, कभी ऐसे चले गए। यस सर। अब बताओ, इस केस में डिस्टेंस कितना? इस केस में सर नॉट अगर गिवन। मैं पूछता हूँ पर्सन ने सर एक्स। डिस्टेंस कितना X. ट्रेवल किया, तुम बोलोगे डिस्टेंस x ट्रेवल किया। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूं कि यहाँ पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर वो भी x हुआ क्योंकि अभी तक डिस्टेंस नहीं पता। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा इनिशियल टू फाइनल। बताओ, यही डायरेक्शन है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब बताओ, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल या अनइक्वल? इक्वल। इक्वल। ये रिजल्ट ये ध्यान रखना है, हाँ? डिस्टेंस रिजल्ट क्या ध्यान रखना है हमें? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही? या तो इक्वल होगा या फिर ज्यादा होगा। यानी हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं? डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और कुछ केस में हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अब इस डायग्राम को देखो, पर्सन यहां से चला, कुछ टाइम बाद पर्सन यहां कहीं पहुंचा। बताओ, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। और ये क्या है ग्रीन वाला? डिस्टेंस। बताओ, इस केस में कौन सी चीज ज्यादा है? तुम डिस्टेंस। बोलोगे इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। बताओ, इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर। अच्छा, अब ये देख के बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं? When they travel in a straight line. स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलोगे तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। लेकिन देखो, स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो चलना है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए। डायरेक्शन में चेंज का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि पर्सन आगे गया उसके बाद पर्सन पीछे आ गया। फिर उस केस में क्या होगा? पर्सन अगर पीछे आ जाएगा तो अभी पर्सन अगर पीछे आ गया तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो लिखो वहां पे, पॉइंट डाल के लिखो वहां पे, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या ऐसा लिखो, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट will always be equal to distance if a particle moves in a straight line without changing its direction. If a particle moves in a straight line without changing its direction, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पर्सन यहां से चलता है, आगे जाता है, उसके बाद पीछे आ जाता है, ध्यान रखना ये केवल तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो पूरा रहेगा ये पूरा तुम्हारा वहां पे डिस्टेंस होगा। बताओ, इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। समझ में आया। इसका मेरे पास एक वीडियो लेक्चर है। तो एक तो देखो, जो आज मैंने क्लास रिकॉर्ड करी तो उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं। दूसरा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक वीडियो लेक्चर है तो वो भी भेजूंगा। तो अगली क्लास में सबको वो वीडियो लेक्चर रिवाइज करके आना। आया कि नहीं आया सबको समझ में? इतना आया सर, समझ में आया सर। तो करना क्या है? ये वाला